खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सबका। 5 बज चुके हैं और प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत हिस्सा बनते हैं, डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, मुबाहिसा होता है, मेहमानों की राय या उनका ओपिनियन भी लिया जाता है और पॉइंट ऑफ ओपिनियन उन तमाम लोगों का भी जिनका ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ से लेना देना है, लेकिन सर फहरिस्त जम्मू कश्मीर रहता है। कोशिश हमारी ये रहती है कि जम्मू कश्मीर के सियासी मामलात पर गुफ्तगू हो, कोशिश ये रहती है कि जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी मामलात पर हो, और ये भी कोशिश अक्सर रही है कि सियासी और इक्तिसादी मामलात के अलावा जम्मू कश्मीर के सलामती से जुड़े मामलात पर तफसीली गुफ्तो शनीद हो और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज के वक्त में जो सिचुएशन है, हर गुजरते लम्हे के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ वाकयात पेश आते हैं, उसके ताल्लुक से बात की जाए। आज के प्रोग्राम में हम आज हमले के बारे में बात करेंगे और उसके बाद होने वाली डेवलपमेंट्स की, जिसमें जम्मू कश्मीर और मुल्क के अलग अलग स्टेट्स और कई इलाकों को नुकसान काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ा और जम्मू कश्मीर फिजा सोगवार है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज नम आंखों के साथ उन लोगों को भी सपुर्द-ए-लहद कर दिया गया जिनकी हलाकत इस हमले में हुई, जिन्होंने जाने दी, एक बड़े मंसूबे का हिस्सा थे, काम कर रहे थे। लेकिन इसके बाद की डेवलपमेंट्स क्या हैं? थोड़ी देर में मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, एक एक करके चलेंगे और जो मुतासरीन हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन तक या उन परिवारों तक जिनके अपने इस दुनिया में अब नहीं रहे, इस हमले में चले गए, इसके बाद से जो कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मिनिस्टर की एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी तमाम लोग कर रहे हैं, उस पर भी एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपडेट आपको देना जरूरी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात भी थोड़ी देर में सुनाएंगे, प्रभावित लोगों की बात भी सुनाना जरूरी है। गांदरबल हमले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या एनआईए की तरफ से तहकीकात जारी है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। सर्च ऑपरेशन के पेश नजर आज कंपनी की तरफ से काम भी बंद रखा गया ताकि किसी भी तरीके से इस इलाके के अंदर खलल ना पड़े, जो परेशानियां रहीं उनको समझा जा सके एजेंसी की नज़र से, और मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान भी कर दिया गया है। एक्स ग्रेशिया 15 लाख के आसपास देने का भी फैसला निजी कंपनी की तरफ से हुआ उन लोगों की जिनकी जाने गई। थोड़ी देर में वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और हमले की मुख्तलिफ तंजीमों, सरबराहान, मजहबी पेशवाओं, धार्मिक नेताओं की तरफ से या मैक्सिमम लोगों की तरफ से अपने अपने हिसाब से किसी ने प्रदर्शन किया, किसी ने पाकिस्तान के पुतले जलाए, किसी ने कहीं पर सड़क पर बैठकर खामोशी से, और किसी ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर इस हमले की मजम्मत की, निंदा की। और हो भी क्यों ना, शायद ये काफ़ी नहीं है, लेकिन जिस सूरत हाल से जम्मू कश्मीर का ये इलाका या खित्ता वस्ती कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर की तरफ आप चले जाएंगे, जो नुकसान उठाना पड़ा है उसकी भरपाई करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसानी जानें किसी भी हमले के अंदर जाएं, ये इससे बड़ा अलमिया नहीं हो सकता। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर आज उन लोगों से भी मुलाकात करने पहुंचे जो जख्मी हुए शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर के अंदर, जिनका इलाज चल रहा है। और आज ही शहीदी दिवस के मौके पर भी इस तरह के वाकयात से निपटा कैसे जाए, पुलिस अथॉरिटीज, आर्मी की तरफ से या बाकी सेंट्रल एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से जो कार्रवाइयां की जानी चाहिए, उस पर भी एक एक करके तमाम लोगों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीनगर से स्किम्स में जो लोग इंजर्ड थे इस हमले में, उनसे मुलाकात करके जम्मू पहुंचे और शशि अबरोल के घर वालों से भी मुलाकात की, थोड़ी देर पहले मीडिया से भी बात की। और इस बीच इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस हमले के बाद से अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जिन एरियाज को हसास या काफ़ी क्रिटिकल भी माना जाता है, सेंसिटिव एरियाज हैं, वो भी, और आम इलाकों के अंदर भी चेकिंग काफ़ी ज़्यादा देखी है। थोड़ी देर में हम चलेंगे, मोहम्मद सलीम वानी कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद सलीम वानी के अलावा खास मेहमान भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से थोड़ी देर पहले क्या कुछ कहा गया, उसके बाद उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जिन पर कौमी तहकीकाती एजेंसी या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से तहकीकात या इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है, उस तरफ भी चलेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुनिएगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ स्थानीय जो उस जेडमोर टनल पर काम कर रहे थे, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। कल मौके वारदात पर डीजीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज स्किम्स में घायल लोगों को देख के आया हूँ और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है, केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। पिछली बार एक बड़ा एक्शन लिया था सर पुलिस ने, जब टारगेटेड किलिंग पिछली बार शुरू हुई थी, इस बार किस तरीके से पुलिस को आपने कहा है काम करने के लिए? उससे भी तगड़ा एक जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है।
जिस कंपनी का काम चल रहा था उस कंपनी ने भी 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। एसआरई में भी 6 लाख रुपए हर परिजन को दिया जा रहा है और भी SRO 43 में जो जम्मू कश्मीर निवासी हैं उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होगा ये जल्द देखा तो जाएगा। लगता है चुनाव में जिस तरीके से मुक्की खाई है पाकिस्तान ने, उसी की बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी के पेट में दर्द ज्यादा है, इस तरह की कोशिशें करेगा, लेकिन उसका मुंह तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बात कर रहे हैं। इधर बडगाम के अंदर भी जहां फिजा सुखवार थी, काफी बड़ी तादाद में लोग आए और डॉक्टर शाहनवाज जिनको आज सुपुर्द खाक कर दिया गया, उनके बेटे और परिवार के बाकी लोगों ने भी अपने दुख का इजहार कैसे किया, गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे और साथ साथ अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे, थोड़ी देर में डिटेल्स और भी लेंगे। मगर बडगाम से सबसे पहले जहां पर अलग अलग एरियाज से लोग आए और खबर ये भी है कि थोड़ी देर पहले जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग जावेद अहमद डार वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की जा रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी वहाँ पर भी जा सकते हैं। नौकरी का भी ऐलान किया जा रहा है, एक्स ग्रेशिया का भी ऐलान। और ये तस्वीरें बडगाम की जहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग आज देखने को मिले जब यहाँ पर दफनाया जा रहा था। जो आखिरी रसूमात थी वो डॉक्टर शाहनवाज की अंजाम दी जा रही थी। उन्हीं 7 लोगों में शामिल हैं जो बिहार से भी थे, मध्य प्रदेश से भी थे, पंजाब से भी थे, जम्मू से भी थे और कश्मीर से भी। कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं। मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं, मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। अब मेरी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि वो आए। SSP से मैं गुजारिश करता हूँ, SP साहब से गुजारिश करता हूँ, DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए, मेरे इस ख्वाब पर वो ध्यान दे कि ये बच्चा क्या करना चाहता है, मेरा ख्वाब ज़ाया नहीं होना चाहिए। बस यही मेरी इल्तिजा है, ये हम्बल रिक्वेस्ट। हम इतना कहें कि 7:30 बजे तक बिल्कुल सेफ थे, सही सलामत थे। 5 बजे घर में उन्होंने फोन भी किया था, लेकिन 7:45 बजे यूं ही ये खबर यहाँ आग की तरह फैल गई कि डॉक्टर साहब की शहीद हो गए हैं, तो यहाँ पर पूरा इलाका उस वक्त गम की लहर में डूब गया और हर एक आंख नम हो गई। डॉक्टर साहब अपने 2 बेटे, 2 भाइयों, मासूम भाइयों, एक MSc कर रहा है, एक भी उन्होंने भी PG किया है, और 2 बच्चों, 2 बेटों को, जबकि उसकी एक बेटी भी थी, उसकी शादी आज से 4 दिन पहले हुई है। डॉक्टर साहब की 4 बहनें, उनके फादर भी पहले पुलिस ऑफिसर थे, उनकी डेथ हुई है, उनकी नेचुरल डेथ हुई है। पूरी जिम्मेदारियां डॉक्टर साहब ही निभा रहे थे। उसकी माँ भी नहीं थी, पूरा मतलब माँ बाप दोनों, पूरा घर यही चला रहे, पूरा परिवार यही चलाते। लेकिन कल जो इंसिडेंट हुआ, ये एक बुज़दिलाना, एक दहशतगर्दाना हमला कहा जाएगा। यहाँ पे पूरा मतलब हर एक घर, हर एक गांव, हर एक बच्चा इस वक्त नम है, क्योंकि डॉक्टर साहब हर वक्त 24 घंटे जब भी जरूरत पड़ती अपने एरिया के लिए दस्तयाब रहते थे। मोहम्मद इसाक मानी, मैं शोएब बडगाम का रहने वाला हूँ। ये हमारी कौम के लिए एक बदनसीबी की बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि मिलिटेंट ने कल हमला किया नहते लोगों पे। ये एक डॉक्टर था, इसको क्या लेना देना है, चाहे कोई पुलिस वाला है, कोई फौजी है, कोई सिविलियन है, इसको खाली इलाज करना है, इंसान की जान बचाना है। इसकी काम तो थी इंसान की जान बचाना, लेकिन बदकिस्मती से इसी को मारा गया। इस हवाले से हम ये कहेंगे कि जिन दरिंदों ने हमला किया उनकी बुज़दिलाना कार्रवाई है। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसकी तहकीकात की जाए कि हमला कैसे हुआ। जहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे हजारों के लोग तादाद में मजदूर रहते हैं या वहाँ। चलिए, ये तो एक तरफ की बात आपने सुनी। जम्मू के अंदर भी इसी तरीके से मातम पसरा है। अलग अलग जगहों से हम कोशिश कर रहे थे कि आज सुबह से उन परिवारों की बात आपको सुनाई जाए। पंजाब के अंदर भी जहां का एक नागरिक मारा गया, इसी तरीके से बिहार के अंदर भी और बाकी हिस्सों के अंदर भी कुछ और चीज़ों को ज़रा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सलीम वानी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, कश्मीर ब्यूरो चीफ। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं ख़ास मेहमानों का रुख करूँ। हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त 1971 वॉर वेटरन हैं और भारतीय नौसेना में सेवारत रहे हैं। बड़ी लंबी सर्विसेज रही हैं। इनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस या जो इनका अनुभव है उससे भी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। और आज भी नौसेना से रिटायरमेंट के बाद भी अखिल भारतीय रक्षा मंच के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर भूषण दीवान साहब, थैंक यू सो मच और वेलकम इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं ज़रा शुरुआत इससे करूंगा, पिछली बार भी जब आपके साथ कार्यक्रम किया था तो हम
जम्मू के इंटीरियर एरियाज को डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने देखा था कि 90s में या अराउंड 2003, 4 और 2007 के आसपास बीच बीच में छोटी छोटे घटनाएं घटती थी। कोई ऑपरेशन हो गया, किसी की जान चली गई, इस तरह की खबरें आती थी। उसके बाद अचानक से उस एरिया के अंदर, जो बड़ा पीसफुल एरिया था, जहां पर हमारी जानकारी के मुताबिक कि 90s में भी जब कश्मीर में या जम्मू के कुछ हिस्सों में अगर हालात खराब हुए तो उस समय भी इन एरियाज को बिल्कुल सेफ होते हुए हमने देखा, कोई इस तरह की घटना नहीं घटी थी। आज जब हुआ ये 23 तारीख साल 2024 में जाकर जो कुछ 20 तारीख और 21 तारीख की शाम को या बीच वाले रात को हुआ, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका इस पर है? क्या ये कोशिश हो सकती है? और बिल्कुल अच्छे तरीके से सारा एक प्रोसेस, इलेक्टोरल या डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमने देखा, जिसमें लोग भी बाहर आए, वोटिंग राइट्स के तहत उन्होंने वोट डाले, बहुत अच्छे से जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही थी। लेकिन एक खामोश इलाके को, एक साइलेंट एरिया को और पीसफुल एरिया को इस तरीके से दहलाना, क्या इसके पीछे साजिश हो सकती है आपकी नज़र में? आपका अनुभव? धन्यवाद आसिफ जी। पहले तो मैं आपकी याददाश्त की दाद देता हूँ, कुछ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ महीने पहले आपके साथ ही चैनल पे बात करने का मौका मिला जम्मू में क्या हो रहा है। जो अभी स्थिति है, जो सात हमारे भारतीय मारे गए हैं और 5 घायल हैं, उसमें हो सकता है खुदा ना खास्ता कुछ और भी कैजुअलिटी हो जाए जी। सवाल ये है, इसमें मैं 2-3 पहलू देख रहा हूँ आसिफ जी। पहला पहलू तो ये है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इन सब ने क्या कहा था कि हम तो जो है ये बल्कि सपोर्ट कर रहे थे, इनका सपोर्ट था इनके प्रति, मतलब जो ताकतें हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, मिलिटेंट्स हैं, जो भी कहें, ऐसा इनका इंप्रेशन था। और अभी तो ये पावर में आ गए हैं। और उमर अब्दुल्ला जी ने ये भी कहा इलेक्शन के पहले, क्या कहा कि हम 370 को भी रद्द करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर देंगे। अब तो उन्होंने कह दिया 16 तारीख को, जब उन्होंने पावर गद्दी संभाली है, उसके पहले भी और बाद भी, ये तो सवाल ही नहीं उठता है, हम इसके अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे। अब मतलब ये क्या हुआ, जो टेररिस्ट है, मिलिटेंट्स है, उनको लगता है उनका जो बेस है खिसक रहा है, और उमर अब्दुल्ला साहब भी परली तरफ चले गए हैं। तो ये एक चीज, ये एक तो ये पहलू है नंबर 1। नंबर 2, नहीं तो गंदरबल तो एक सेंट्रल कश्मीर है, ठीक है, वहाँ क्रिटिकल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 11-12 टनल तो यहाँ सोनामर्ग के पहले चल रही हैं, और बाकी लेह की तरफ 15-20 टनल चल रही हैं, क्योंकि जो NH1 बनना है एक बड़ी क्रिटिकल सिक्योरिटी के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से बड़ी क्रिटिकल बनना है। जोजिला तक, जोजिला पास, जोजिला टनल बन रही है आगे। ये तो जेड मोड टनल है गांधरबल में, गुंड में जी, और आगे तक जाना है, लेह को सप्लाई होना है। तो ये सब के उसको दूसरा क्या मतलब है, दूसरा पहलू क्या है कि विदेशी ताकतें भी और पाकिस्तान भी, वो क्या चाहता है कि हमारे स्ट्रेटेजिक जो रोड बन रही है, इसमें हम रोडे अटकाएं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि आज की न्यूज में क्या आ रहा है कि LAC पे चीन के साथ करारनामा हो रहा है, जो हो रहा है वो होता रहता है, पर ये बातें वो रोकेंगे नहीं। और बल्कि 1-2 महीने पहले भी JK न्यूज में ये कहा था उस टाइम कि क्या कि ये विदेशी ताकतें जिन्होंने बांग्लादेश में खुराफत की है, वो भी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान के शहर से देखिए उनको बांग्लादेश में काम कराया गया, जहां भी हमारे लिए तकलीफें बढ़ेंगी। पर इन सबों की ये इनका कारण है, और जो ताकि 370 का और इलेक्शन बढ़िया हो गई, सबको डिस्टर्ब करने का ये तरीका है। और वो डिस्टर्ब करेंगे, करते रहेंगे। अब अगला सवाल पूछेंगे तो डिस्कशन होगा, इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है। आसिफ जी ठीक है कमांडर साहब, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। राजा एजाज अली साहब भी फॉर्मर IGP हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और इस एरिया को बहुत अच्छे से, क्योंकि नॉर्दर्न बेल्ट से इनका ताल्लुक है, बहुत अच्छे से जानते हैं सब। इसलिए बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। जो कमांडर साहब बता रहे थे कि शायद हम इस पर्सपेक्टिव में इसको देखें कि कश्मीर प्रोविंस के जो डिस्टर्ब एरियाज रहे 90s में या उसके बाद भी, उन एरियाज से सफाया होने के बाद एक पीसफुल एरिया को इस तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करना और यहाँ जाकर एम्प्लॉयज़ को या कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कर्स को टारगेट करना, जहाँ पर सोचा भी नहीं जा सकता, और है भी पहाड़ी इलाका, जो हम खुद भी देख चुके हैं इस एरिया को, बड़ा मुश्किल तरीन पहाड़ी सिलसिला है। ये जो स्ट्रेटेजिक एतबार से लद्दाख को बहुत क्लोजली देखा जाता है, चीज़ें जिस हिसाब से मॉनिटर की जाती हैं, जो कमांडर साहब भी जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि शायद वो भी पाकिस्तान की उस एरिया से या उनके प्रॉक्सीज की नीयत इस मामले में ख़राब हो सकती है कि कम से कम इस एरिया को भी डिस्कनेक्ट इस हिसाब से किया जा सकता है, जहां पर किसी की नज़र नहीं थी कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। क्या वाकई में इस मामले को बहुत संजीदगी के साथ और गहराई के साथ सोचने और लेने की ज़रूरत है? देखिए सबसे पहले
इस एक्शन की जो उन्होंने कार्रवाई की है, जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी इसको कंडेम किया जाए, वो बहुत कम है। हमारा नुकसान हुआ है, हम इस वक्त दुखी हैं। लेकिन जो सीन ऑफ क्राइम की बात जो मैं अभी ऑब्जर्व किया हूँ जी कि सडनली शाम के वक्त 2 आदमी फुली इक्विप्ड, फुली आर्म्ड, जिनकी पहचान है, फॉरेनर हैं, लोकल नहीं है, सीसीटीवी से जो हमने देखा हुआ है, वो उतरते हैं उस एरिया में, नीचे आते हैं बैरिक्स में। बैरिक्स में उस वक्त सीन ये है कि वहाँ की तमाम नफरी, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, वो सारे लोग ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्टर वगैरह वहाँ से निकल चुके हैं। थोड़े बहुत रेजिड्यूल जो मॉपिंग अप का है, बाकी कुछ रिपेयर कर रहे हैं, जिनमें के वो डॉक्टर साहब उनकी उसके लिए सहूलियत के लिए वहाँ थे। ये सारे लोग अपनी बैरिक्स में उस वक्त वापस आए, और ये वो लोग अभी सारे काम करने वाले नहीं हैं। दूसरी चीज़ जो वहाँ आपने नोटिस की होगी कि उन्होंने तार काटी है। तार जो ही वो सीधे पहाड़ी से नीचे उतरे हैं तो सामने उनको ये कैंपस नजर आया है, और कैंपस की तार काटते ही वो अंदर आ गए हैं, और अंदर आते ही वो कमरे 2-3 कमरों में उन्होंने ऐसी फायरिंग की है जहाँ लोग नहीं थे। लेकिन आते हुए किचन में, जहाँ सॉरी डाइनिंग हॉल में जहाँ लोग बैठे थे, फायरिंग की हुई है, जिससे कि किलिंग हुई है। और जो उनका शूटिंग का या किलिंग का स्प्री का जो तौर तरीका था, वो फिक्स्ड टारगेट वाला या विद इंफॉर्मेशन टारगेट वाला नहीं था। इससे 2-3 चीजें जो हैं वहाँ क्लियर हो जाती हैं। नंबर 1 कि इनमें कोई भी लोकल का ये रिप्रेजेंट लोकल गाइड या लोकल कोई मिलिटेंट इन्वॉल्व नहीं था। आप ये देखिए कि इसके कारण में भी आप जो में जा सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल आपने न्यूज़ देखी होगी, जनरल तजिया देखा होगा कि लोकल मिलिटेंसी में लोकल रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद है। तकरीबन हमें सर्टिफिकेशन है कि लोकल बच्चे अब इसमें नहीं जा रहे हैं, मोटिवेशन उनकी कोई वजह नहीं बन रही है इसमें जाने की। नंबर 2 रीज़न कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, जब बाकी चीज़ों को छोड़ के गवर्नमेंट भी बन गई। अब गवर्नमेंट बन गई तो उन्होंने सारा अपना कार संभाल लिया। तीसरी चीज़ जो है वो आप नोट करें कि अभी जो हालिया कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें इस्लामाबाद में, उसमें न्यूज़ आई है बड़ी चढ़कर कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर के ज़रिए थोड़े से जो आपस के तल्कात हैं वो हमेशा थोड़े से मेल्टिंग हो गए, वार्म हो रहे हैं। आपने ये न्यूज़ सुनी होगी। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके की आप इंडिकेशन देखें कि जो हमारी पूरी इंडिया पाकिस्तान के साथ मिलिटेंसी इस दरमियान में जो आ रहा है, जब कभी भी हालात नॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं या आपस में कहीं नॉर्मल हालात होने की संभावना बन रही है, तो देयर इज समबॉडी जो इनकी ISI है या जो उनकी इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो आके कोई ना कोई इसको डिस्टर्ब करते हैं, हिट करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब आप ये देखिए जो जितनी भी कार्रवाइयां हमारी हुई इन सारे दिनों में, वो सारे ऐसे एरियाज थे, डोडा के एरियाज ले लीजिए, पुंछ राजौरी के एरियाज ले लीजिए, जहाँ के कभी आज तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई थी। बल्कि वो वर्जन एरियाज हैं कि उनमें एक ही एडवांटेज है, टफ है, पहाड़ी है, जंगल है, प्रोटेक्शन मिलती है, टैक्टिकली उनको एडवांटेज मिल रहा है जो वहाँ एस्टैब्लिश्ड है। अब आज जो ये इनका इसमें जो एक खास बात है कि जो ये लोग वहाँ से आए हैं, जिन्होंने ये कार्रवाई की या जिन्होंने डोडा में, राजौरी में भी कार्रवाई की, वो सारे के सारे ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल पक्के ट्रेंड फौजी हैं और कमांडोज हैं। क्योंकि आज जब इन्होंने ये जब वहाँ कार्रवाइयाँ की, उसमें देखिए कि हर कार्रवाई जो ऑपरेशन हुआ है हमारा नुकसान हुआ है। पहले मिलिटेंसी का मुकाबले होते थे, एनकाउंटर्स होते थे, लेकिन हमारा नुकसान बहुत कम या नहीं होता था। या अब जो है वो नुकसानात हो रहे हैं, और ये बड़े ही कमिटेड जो वो हमारे पास न्यूज़ है कि वहां से ट्रेंड लोगों को इन्फिल्ट्रेट किया गया है, ये सही है। ठीक है, मैं आप ही की बात को जरा कमांडर साहब से भी एक मैं पॉइंट इस पर जरा ले लूं। कमांडर साहब, वो जो हम खबरें सुन और देख रहे थे अब तक, जिसकी तरफ राजा एजाज अली साहब ने भी इशारा किया कि पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड पर्सनल्स या कई एक्टिव लोग भी जो POK में थे, और कई लोग इस तरफ आए भी, कई लोगों ने कोशिशें की, क्या ये चीज़ रेफर करती है उस तरफ? और जिस हिसाब से हमला हुआ, जिस हिसाब से प्लानिंग तैयार की गई, और ये एरिया बड़ा डिफिकल्ट है, ये मैं खुद भी देख चुका हूँ इस एरिया को, बहुत मुश्किल से यहाँ पर एक गाड़ी, हाईवे भी कहलाती ज़रूर है मगर वो भी एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से चलती है, पहाड़ी बड़ी मुश्किल है, उसके बावजूद इतना कुछ करना और एक बड़े कैंप के अंदर घुस जाना, गाड़ी को आग लगा देना, शायद ये आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी या ट्रेंड लोगों जिसके तरफ इशारा राजा साहब कर रहे थे, बड़ा मुश्किल उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर है।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आदरणीय राजा साहब की बात से थोड़ा सा ये भी सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, ये इन्होंने सॉफ्ट टारगेट चुनी है। जैसे राजा साहब ने बराबर बताया, वो कैंप खत्म होने के कगार पे लोग जा रहे हैं, पॉपुलेटेड नहीं है, तो सब वीक चल रहा है, ढीला चल रहा है। उन्होंने वो चीज चुनी है, तो अंदर से भी कोई इंफॉर्मेशन कोई दे रहा है उनको। इस सॉफ्ट टारगेट पे अटैक करना है आपने। एक तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट तो 11 टनल है, एक ये नहीं है। और ये टनल तो आपको पता है 4 साल डिले हो गई है। पहले तो IL&FS को बनाने के लिए दी थी, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी कंपनी लिमिटेड ने, अब इनको दी दूसरी एप्को कंपनी मुंबई की है। तो सवाल ये है कि इनको अंदर से भी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं, ये पाकिस्तान के 2 टेररिस्ट के नाम भी आ गए रिपोर्टों में। हुरेरा है एक खुबैब है, शायद राजा साहब को ज्यादा पता हो उसके बारे में। और वो गंदरबल और हरवान एरिया में खूब वहां पे छुप रहे हैं। NIA तो ट्रैक कर रहा है, आर्मी भी कोमिंग कर रही है। पर मेरी समझ में ये फिर भी मैं कहूंगा, जो वो करना चाहेंगे वो तो भुट्टो क्या गया था, वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। जो भी SU में कह दिया वो कुछ मतलब नहीं उसका। वो तो हटेंगे नहीं इस काम से, इस गलत काम से पाकिस्तान रुकेगा नहीं। तो वो हमने देखना है कि हमको क्या नुकसान है, हमने क्या करना है। मैं इसमें एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ। अब सीनियर ऑफिसर्स पुलिस के यहाँ बैठे हैं। अभी आप देखिए, पूरे इंडिया के अंदर जो है, जो पुलिस का कंट्रोल, पुलिस के ऊपर कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। ये पॉलिटिकल कंट्रोल की वजह से भी पुलिस को जो प्रोफेशनल फ्रीडम मिलता है वो नहीं मिलता है। तो ये जैसे कारगिल हुआ था, कारगिल के बाद आर्मी के अंदर मेजर रिफॉर्म आया, रिफॉर्म कमीशन बनी। रिफॉर्म तो अभी धीरे धीरे आते रहे, और पुलिस की रिफॉर्म करने की कई कमीशन बन चुकी है। समय आ गया है ये इस चीज की, हमारी जो दुश्मन बढ़ रहे हैं, चीन पाकिस्तान इकट्ठे हो रहे हैं, हमको ये चीजें बहुत बढ़ेगी। जो इंटरनल वॉरफेयर है, इंटरनल अटैक्स है, ये ज्यादा होंगे। तो पूरी पुलिस, इंडिया की पूरी पुलिस रिफॉर्म, ठीक है, पुलिस लॉ स्टेट सब्जेक्ट है। अभी एक यंग चीफ मिनिस्टर आए हैं, उनका काम होना चाहिए, उनको उनकी साख पे बटा आई है उमर अब्दुल्ला जी की। उन्होंने बैठ के पुलिस रिफॉर्म करनी चाहिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये कई चीजों को साफ कर देगा। ठीक है, मैं राजा साहब से इस पर भी जवाब लूंगा। सलीम वानी साहब ब्यूरो चीफ है हमारे साथ कश्मीर से, आज ग्राउंड पर भी थे। थोड़ी देर पहले आप सलीम साहब वहां से लौटे, जो डेवलपमेंट सुबह से हुई, क्या क्या आपने देखा? किस हिसाब से, जो हम कह रहे थे कि एक तरफ भी पहाड़ी दूसरी तरफ भी पहाड़ी, कैसे चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश हुई, जिस मंसूबे में कामयाब भी मिलिटेंट्स बहुत हद तक हो गए, नुकसान इतना ज़्यादा, जो देखा अपनी आंखों से, जो आप समझ पाए, कंसर्न लोगों से जो बात हुई, और फिर उन लोगों से जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, जरा देखने वालों को बताइएगा सलीम साहब। देखो आसिफ, जो कल शाम को अटैक हुआ था वहाँ पे 7:30 के करीब, 7:45 के बीच में, तो उसके बाद जो वहाँ पे अफरा तफरी मची थी, उस वहाँ पे जो लेबर्स थे पूरे जम्मू एंड कश्मीर के, जो बाहर के लोग थे वहाँ पे काम करते थे, जब पहला फायर खुल गया है उसके बाद वहाँ पे क्या हालात हुई है कि किस तरह वहाँ पे बार्क्स जो थे, हट्स थे, पूरा वहाँ पे शोर मच गया कि हमें बचाओ हमें बचाओ। जो वहाँ पे आईनी शहादीन है, उनका यही कहना था कि किसी को पता नहीं था कि कहाँ से गोलियां आती है, तो इतना 15-20 मिनट का कंटिन्यूअसली वहाँ पे फायरिंग हुई है। उसके बाद कल ही जो हमने पहला अपडेट दिया था कि नजदीकी पुलिस स्टेशन जो गुंड है, गुंड का नजदीकी पुलिस स्टेशन 7 किलोमीटर दूर है, जो गगनगीर से है। तो वहां से जो पुलिस पार्टी वहां पे पहुंची है, उसके बाद वहां पे 2-4 फायर और भी गए हैं, और तब तक 20 से 25 मिनट मतलब वक्त हुआ होगा। तो उसके बाद जो ही पुलिस पार्टी के बाद आर्मी वहां पे पहुंची, CRP पहुंची, तो उस टाइम अंधेरा काफी हुआ था। तो उसके बाद जो सर्च वहां पे स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले जो 2 लोग वहां पे शदीद तौर जख्मी हुए थे, उनको सिक्किम रेफर किया गया था, तो वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठे थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो वहां पे सर्च स्टार्ट हो गया। उसके बाद IGP कश्मीर, डायरेक्टर जनरल पुलिस, 3 सेक्टर कमांडर सारे वहां पे पहुंचे थे, और पूरी रात को वहां पे सर्च चल रहा था। तो 11:30 बजे DG J&K नैलिन प्रताप वो वापस वहां से निकले, और पूरी रात IG कश्मीर जो वहां पे खुद मॉनिटर करता था इस सर्च, जो मैसिव सर्च चलता था, सर्च लाइट वहां पे लगवाए थे। उसके बाद जो पूरी जो पार्क्स है इनके, एप्को टनल के जो वहां पे लेबर जहाँ पे बैठते थे, और जो मेस, खुसूसी तौर अफसर मेस और जो वर्कर्स मेस है, जो शाम का टाइम था खाना खाने का टाइम। उसके बाद जो ऑफिस में एक ऑफिसर जो काम करता था, शायद फहीम नाम है उसका, या जो बिहार का रहने वाला या कोई और है ऑफिसर इंचार्ज, उसकी भी उसमें मौत हुई है। उसको भी ऑफिस में ही उसकी डेड बॉडी मिली है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके
तो जो पूरे बारिश तो सर्च हुए, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द काफी मुश्किलात आए थे अंधेरे में उनको वहां पे सर्च करने अच्छा, के लिए। बीच में ये बात भी सलीम साहब सामने आई ना कि आपने जब अटैक हुआ तो कुछ लोगों को बीच में यरगमाल बनाया गया, उनको बंधक बनाया गया, ये बात किस हद तक सही है? और अगर किसी को बनाया गया था तो क्या उन्हीं में से किलिंग्स हुई, या फिर अंधाधुंध फायरिंग जब चल रही थी पुलिस के कुछ ऑफिसर्स बता रहे थे कि रास्ता इस तरफ से है और जो रास्ते में आता गया उसको मारते गए? मेस के अंदर दाखिल होकर या दफ्तर के अंदर जाकर लोगों को यरगमाल बनाने की बात किस हद तक सही है? जो लेबर्स वहाँ पे थे, जो बाकी जो लोग बचे हैं, जो भाग भी गए हैं वहां से, उनका यही कहना है कि जो 2-3 कमरों का जो बाहर से जो कुंडी थी बंद भी हुई थी, और उसके बाद जो फायरिंग हुई 15 से 20 मिनट कंटिन्यूअसली, ये नहीं देखना था कि आगे कौन है, कंटिन्यूअसली फायरिंग हुई, और उसी के कारण आपने मतलब पूरा जो फील्ड है आपको टनल का ऊपर मेस के करीब, उसमें किसको गोली लगी ये आगे किसी को पता नहीं है। और जो अब ये इसका पूरा जो खुलासा होगा वो जब सीसीटीवी फुटेज जो पूरी तरह से वहां पे मॉनिटरिंग हुई है उसके बाद। अच्छा, एनआईए सुबह से पहुंची थी टीम ने, क्या कोई किसी से पूछताछ हुई है? आसपास कोई बस्ती है, कोई नजदीक में? कोई सवाल जवाब का सिलसिला जब हम देखेंगे तो सब लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन में? देखो आसिफ, अगर गगनगीर की बात करेंगे तो जब से 2015 से जो आपको टनल वहां पे काम स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद ही गगनगीर नक्शे में आया। गगनगीर इस अदरवाइज एक छोटा सा गांव था, लेकिन वहाँ के लोग छोटे उस टाइम काफी कम मकान होते थे वहाँ पे, लेकिन आज वहाँ पे काफी तादाद में मकान भी है, होटल्स भी है, और बहुत सारे वो छोटे छोटे दुकान भी है। उनको भी कल ही पुलिस ने आज सुबह पूरी दिन को उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जब एनआईए की टीम दोपहर के बाद वहाँ पे पहुंची तो सबसे पहले वहाँ पे जो पुलिस अफसरान है या आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनसे उन्होंने बात की। अब उन इन्वेस्टिगेशन में ये पार्ट नहीं है कि हम उनको कह सकते हैं, लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये पार्ट ऑफ साइलेंटली होता है। तो अभी तक यही है कि एनआईए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में तहकीकात कर रही है। राजा एजाज अली साहब, चैलेंजेस हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब कभी बहस होती है तो कहा जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा चीज़ें हैं, सरकार कम कर सकती है, लेकिन अगर मैं बहसियत पुलिस अफसर, आपका तजर्बा क्या कह रहा है कि उमर अब्दुल्ला, उनकी कैबिनेट, उनकी सरकार का, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन में हो, चाहे इस तरह के हमलों को रोकना हो, क्या रोल और चैलेंजेस क्या होंगे ख़ास तौर से आज के हमले के बाद? देखिए, पहले दो चीज़ें ये हैं कि ये जो फुटेज अपनी सीसीटीवी की सारी अवेलेबल है जी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो एक अपने कमांडर साहब ने बताया था कि पुलिस को रिफॉर्म्स की, जहाँ तक जे.एंड.के पुलिस की बात है, यहाँ बिल्कुल एक आज़ादी है, और उसी आज़ादी की वजह से पुलिस का इतना अपना इनके पास इनिशिएटिव है, इनको कोई रोक टोक नहीं है, इनके पास हर अथॉरिटी और पावर है कि जिसकी वजह से ये आज तक लड़ पाए हैं, इन मिलिटेंसी को इस लेवल तक रिड्यूस कर पाए हैं। तो हमें कभी भी पुलिसिंग में किसी चीज़ की अथॉरिटी की पावर्स की कंट्रोल की ये प्रॉब्लम नहीं रही, ना ही कभी जो सियासी लोग थे उन्होंने इसमें हमारा कोई बाधा डाली या कोई प्रॉब्लम क्रिएट की, बल्कि हर जगह मदद की। आप जब आज कह रहे हैं कि आप इनका उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट का, तो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं उनकी गवर्नमेंट का सिलसिला, आज भी हमारा एक परेड थी वहाँ, तो वहाँ वो एज ए गेस्ट गए हुए थे, जहाँ पहले चीफ मिनिस्टर एज ए चीफ गेस्ट जाया करते थे, सल्यूट लेते थे, उसके बाद वो पूरा कार्रवाई होती थी। आज वो सिंपली हमारी तरह गेस्ट जाके बैठे वहाँ। तो जो कंट्रोल है पुलिसिंग का वो उनके पास नहीं है। अलबत्ता जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर और सिनेरियो है वो एक आप मैसेज देख लीजिए कि लोगों ने जो इसको एनसी को वोट देकर ये नहीं किया है कि एनसी पार्टी के ख्वाहान थे, दे हैव गॉन फॉर ए पीस एंड दे हैव वोटेड एक सिंगल पार्टी को सामने लाकर गवर्नेंस के लिए। वो लोगों का सपोर्ट है। और ये जो गगनगीर वाला एरिया है, यहाँ जहाँ मिलिटेंट्स का ये एंट्री पॉइंट है, जो मुझे बताया गया है, जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ये पीछे से कनेक्टेड है गुरेज में। मैंने गुरेज में ड्यूटी की हुई है, तो गुरेज और नीरू से स्ट्रेट ये आता है, जो रास्ता ये आके कंगन और गगनगीर के ऊपर खुलता है।
तो ये उन्होंने ये रास्ता की लेटेस्ट मेरे ख्याल इन्फिल्ट्रेशन हुई है जिसमें ये 2 मिलिटेंट आए हैं जिनके पास प्रॉपर भी ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि अंदर कहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए वो बगैर किसी प्रोग्राम के हर कमरे का दरवाजा खोल के फायरिंग करते रहे, अंदर ब्रस्ट मारे हैं कमरों में, उन्होंने खाली कमरों में भी ब्रस्ट मारे हुए हैं। तो ये एक चीज है कि लेटेस्ट है। हालांकि हमारी इंफॉर्मेशन ये थी कि इस एरिया में पहले 5 जो हैं पुराने फॉरेनर मिलिटेंट थे, घूम रहे थे, लेकिन ये उनमें से किसी की कार्रवाई नहीं, ये कोई लेटेस्ट ग्रुप है जो 2 आदमी आए हैं, ये कार्रवाई करके चले गए हैं। मुझे यकीन है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपने उमर अब्दुल्ला की कहा, तो उनके अपना सर्वाइवल, उनकी अपनी पॉलिटिक्स, हर एक चीज इस साइड में डायरेक्शन कर रही है कि उनको सामने आकर इसको कंडेम भी करना चाहिए, और जहां तक हो हमारी फोर्सेस हो, पुलिस हो, जिसमें भी उनका कहीं चलती हो, वो जरूर मदद करने चाहिए और करेंगे भी, मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने भी देखा उनका रिजॉल्व डिटर्मिनेशन है कि कोई भी मिलिटेंसी को ना ये सपोर्ट करता है, ना ही कोई इसको इंकरेज करने के लिए तैयार है। अच्छा, इससे पहले मैं दीवान साहब के पास फाइनल कमेंट के लिए जाऊं, एक जरा ये भी बता दीजिएगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर कहीं बड़ा कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, वर्कर्स इतनी बड़ी तादाद में हों, जम्मू कश्मीर से भी हों, बाहर से भी हों, और इस बेल्ट के अंदर तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा और बड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है, सिक्योरिटी का जिम्मा किस पर होता है? क्या कोई प्रोटोकॉल होता है? आसपास कोई पुलिस चौकी बिल्कुल करीब में, या कोई आर्मी का कोई बंकर वगैरह या किसी और एजेंसी का कायम किया जा सकता है, इस तरह का कोई तरीकाकार? देखिए, जो मेरी इंफॉर्मेशन है इस वक्त वहां देखा जो मैंने, जैसे आपने देखा कि पुलिस स्टेशन वहां से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ इनके पास एक ऊपर मैगजीन थी जिसमें इनका ये एक्सप्लोसिव्स रखा हुआ था जो ब्लास्टिंग के दौरान में काम आता। वहाँ एक गार्ड थी आर्मड पुलिस की लगी हुई, लेकिन इसी कैंप के तकरीबन 100 गज के अंदर अंदर एक सीआरपीएफ का कंप्लीट कैंप, ये मेरे ख्याल कंपनी डिप्लॉयड है, और मुझे नहीं लगता क्या उनको जिम्मेवारी थी इस कैंपस की या नहीं थी, लेकिन वहां से कोई रिएक्शन तब नहीं हुई है जब 20-25 मिनट तक ये सारा मामला हुआ है। तो अब जरूरी ये था कि जिस तरीके से इतने बड़े बड़े काम चल रहे हैं, तो हर एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो जरूरी है, और जो ऑन साइट वहाँ जहाँ इतने बड़े कैंप हों, जहाँ लेबर हो, जहाँ इंजीनियर्स हों, ये आप देखते हैं कि जैसे कमांडर साहब ने भी अभी आपको बताया कि इन लोगों को ये भी थ्रेट होगा कि अगर लद्दाख कनेक्ट हो गया, स्ट्रेटेजिकली ये दोनों टनलें कितनी जोजिला और ये इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है वो भी माइंड में हो कि इसको डिस्टर्ब करने के लिए। तो लेकिन ये टनल तो अब तैयार हो चुका है, ये तो अब थ्रू हो चुका है। इससे एक ही चीज हम कह सकते हैं कि जो आगे जोजिला में है उसमें हमें ये एक रिव्यू लेना चाहिए, एक ऑडिट करना चाहिए सिक्योरिटी का कि इधर ये प्रोवाइडेड है या नहीं है। इसी तरह डोडा के रास्ते में भी जो हमारे टनल्स हैं वहाँ जितनी भी डिप्लॉयमेंट है, और सिक्योरिटी ऑडिट जरूर किया जाए कि यहाँ हमारी प्रॉपर एडिक्वेट प्रोटेक्शन है या नहीं है। ठीक है कमांडर भूषण दीवान साहब, एक लास्ट कमेंट आपसे। दोनों प्रोविंसेस में डिस्टर्बेंस अप्रैल 28 तारीख थी, और उसके बाद 15 से ज़्यादा अटैक्स हुए जिनमें एनकाउंटर्स भी हैं, छोटे छोटे वाक़यात को भी अंजाम दिया गया, लेकिन बाद में बड़े ऑपरेशंस में तब्दील हुए। डोडा, किश्तवाड़, रियासी, इंटीरियर बेल्ट जम्मू के अंदर, फिर कश्मीर के एक, जैसे एजाज साहब भी बता रहे थे, बड़ा पीसफुल एरिया था, उस एरिया को डिस्टर्ब किया गया। 3 दिन पहले एक और टारगेट किलिंग हुई शोपियां के अंदर, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक की हमारे पास जानकारी है। ओवरऑल जब हम चीज़ों को रिव्यू करते हैं तो पाकिस्तान एक पार्टी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो 15 और 16 तारीख को हमने देखा, 14 तारीख को देखा, जो रिलेशनशिप्स को लेकर जो राजा साहब भी कह रहे थे, जो बात हुई फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान जाना, एससीओ में बैठक, ठीक है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर थे, लेकिन बातचीत अगरचे जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं हुई, मगर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स शायद दोनों तरफ से गया, वो एक बड़ी खबर बनी। आज के वक्त में जब ये हालात बन रहे हैं, दोनों तरफ से डिस्टर्बेंस करने की कोशिश है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी, पॉलिटिकली चीज़ें अगर ठीक हुई तो फिर भी डिस्टर्बेंस पार से रही या रह सकती है। ये जो सारी सिचुएशन है, कैसे इसके साथ डील किया जाए? मरकज़ का, केंद्र सरकार का साफ था कि ना बातचीत, और दूसरी तरफ इस तरह के इंसिडेंट्स ये एक साथ नहीं चल सकता। कुछ दिन पहले फिर अगर दोस्ती का हम इसको कह लें कि हाथ बढ़ाया गया, एक हफ्ते के अंदर ये सब कुछ हो जाता है, इसके आगे ऑप्शन बचता क्या है? इसके आगे आसिफ जी एक ही ऑप्शन बचता है, हमने अपना घर जो है वो चुस्त दुरुस्त करना है। जो राजा साहब ने बताया, एक सिक्योरिटी ऑडिट, जो हमारा ये चीजें हो रही हैं इसका लर्निंग लेके कॉम्प्रिहेंसिव इसको असेस किया जाए,
और इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें पूरे स्टेट से, भारत से, प्रांतों से, बिहार का भी है, पंजाब का भी है, एमपी का भी मरा है। तो टेररिस्ट का क्या काम होता है, एक मैसेज देने का पूरे इंडिया को कि यहाँ देखो इतना हम कश्मीर डिस्टर्ब्ड एरिया है। तो ये एक थॉरो ऑडिट करके और पूरा सिक्योरिटी प्लान, चाहे वो सिविलियन वर्कर्स हैं, चाहे फॉर्ट कैंप है, सीआरपीएफ जो भी है, एक इसको हमारे को स्ट्रेंथ बढ़ा के और कम से कम 3-4 साल और, ताकि जब तक हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, हमने बहुत पुरजोर तरीके से काम करके करना है। वही हमारी गारंटी और अश्योरेंस है। ये बातें एससीओ में जो बातें अच्छी बातें हर कोई कह के चला जाता है, और वास्तविक क्या होता है हम दुनिया देखती है, ऐसे ही होता है। ये जो कर रहे हैं ये रुकेंगे नहीं। ठीक है सलीम साहब, फाइनली जल्दी से बताइएगा, ये अभी इस वक्त काम रुका हुआ है क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो कुछ जानकारियां ली जा रही हैं कंसर्न्ड अफसरान से भी वहां पर? देखो आज पूरे दिन वहां पे रहे हम, सुबह 6:30 बजे 6:15 बजे से वहां पे ऑन स्पॉट पे थे। वहां पे जब हमने देखा जीओसी किलो फोर्स भी पहुंचा था, आईजीपी कश्मीर या डीआईजी सेंट्रल कश्मीर, आर्मी 3 सेक्टर कमांडर, पूरे दिन को हमने ये कहा था कि चाहा था कि क्योंकि पूरी मीडिया फेटर्निटी के जो लोग हैं, चाहे नेशनल या बाकी सारे लोग थे वहां पे, कि किसी की आईजीपी की तरफ से कोई मीडिया ब्रीफ आए या जीओसी किलो फोर्स है या कोई सीनियर ऑफिसर है, लेकिन पूरे दिन वो वहां पे ऑन स्पॉट ही रहे। और उसके बाद वो 2-3 बजे के करीब वहां से निकले और डायरेक्ट वो श्रीनगर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जो से नीचे वाले ऑफिसर्स हैं वो पूरे स्पॉट पे रहे। हालांकि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर मीडिया को दूर रखा गया वहां से, वहां पे किसी को अलाउ नहीं किया गया। जहां पे ये अटैक हुआ है वहां पे किसी भी मीडिया पर्सन को अलाउ नहीं किया गया है सुबह 6:30 बजे से की। लेकिन जो मेन एंट्री थी एप्को की, वहां से हमने पूरा दिन आपको अपडेट दिया और उसके बाद किसी को अलाउ नहीं किया गया है। तो इसीलिए तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ कहना ऐसे हवा में शायद कबल वक्त होगा। कमांडर भूषण दीवान साहब, राजा एजाज अली साहब और सलीम वानी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास मौजू पर, और बड़ा हसास मौजू था इस पर बात करना, और जो माहिराना राय थी वो जाननी ज़रूरी थी, जो ओपिनियन है इस सूरत हाल के बाद या इससे पहले जो कुछ हमने जम्मू प्रोविंस के अंदर देखा उस पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल के ताल्लुक से बात हो रही है या मरकज़ी ख़ित्ते के अंदर जो कुछ हम इस वक्त देख रहे हैं उस सूरत हाल से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है, मुलाकातों का भी एक तवील सिलसिला चल रहा है। शिल्पा शर्मा ने बात की जम्मू के अंदर जो मुतासरा अफराद थे, हमने आपको बताया था कि कपूर साहब की भी मौत हुई इस हमले में, और उनका परिवार जिनसे थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुलाकात की थी, इस मुलाकात के दौरान यकीन तो बहुत सारा दिलाया गया, लेकिन शिल्पा शर्मा ने उनकी अहलिया से, उनकी धर्मपत्नी से बात की है। ज़रा उनकी बात भी। शशि अब्रोल की बीवी इस समय हमारे साथ मौजूद है। एलजी मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुँचे थे। एलजी मनोज सिन्हा आए, उन्होंने जॉब के लिए कहा। जी, उन्होंने पूरा कहा कि सपोर्ट करेंगे, आपको जॉब दिलवाएंगे, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, आप फिक्र ना करें। पूरा आश्वासन देके गए हैं हमें, हमें उम्मीद है कि वो करेंगे। बेहद ही दुखद है ये। आपके साथ और भी 6 लोग जो है वो उनकी मौत हुई है आपके पति के साथ। इस आतंकी ये नहीं होना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। एलजी साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पहले इनका खात्मा करें, यहाँ से नहीं आतंकवाद खत्म करें। इससे पहले भी शोपियां में एक आतंकी हमला हुआ था, वहाँ पर भी एक नॉन लोकल को जो है वो निशाना बनाया गया था। परसों कल करवा चौथ था, तो आपके पति वहाँ पर काम कर रहे थे और ये वारदात पेश आई। 7 साल हो गए उनको वहाँ काम करते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। बस अभी ये पता नहीं क्यों थोड़े दिनों से ये माहौल वहाँ का इतना खराब हो गया। नहीं तो कभी उन्होंने नहीं बोला कि किसी तरह की वहाँ परेशानी है। हमेशा कहते थे वहाँ सिक्योरिटी है, सिक्योर है। हम पता नहीं क्या हो गया। फिर पार्थिव शरीर कब तक कह रहे हैं, कब तक आएगा? जब आपके पति वहाँ पर गए थे तो डर था कि वहाँ पे इतना आतंकी हमले वहाँ पर होते? उन्होंने बोला कि ऐसा कोई डर है। हमेशा कहते थे हमारी साइड सेफ है, वहाँ पे बड़ी सिक्योरिटी है, आर्मी रहती है, वहाँ पे कोई डर नहीं है। उन्होंने कभी हमसे बात ही नहीं की इस बारे में। अचानक ये सब। घर में कमाने वाला वही थे सिर्फ, और कोई नहीं। कितने बच्चे हैं?
एक बेटी है, एक बेटा है। बेटा बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा, इंजीनियरिंग के लिए, उसी के लिए कमा रहे थे वहाँ जाके। 7 साल से वहाँ थे, लेकिन कभी नहीं कहा कि डर का माहौल है या फिर कुछ नहीं है, और अचानक ही नहीं, हमें ऐसा कभी नहीं लगा, कभी नहीं बोला उन्होंने। आश्वस्त दिया है एलजी मनोज सिन्हा ने। हाँ जी। देखिए, इस समय फैमिली काफ़ी ज़्यादा घर में जो है वो मातम छाया हुआ है, और एलजी मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुँचे थे और नौकरी को लेकर जो है वो परिवार को आश्वस्त किया गया है कि नौकरी दिलाएंगे, क्योंकि परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक ही था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और इस समय आप देख सकते हैं 7 लोग जिनकी जो है वो मौत हो गई है इस आतंकी हमले में, उनमें से शशि अब्रोल जो कि जम्मू के तालाब तिल्लो के रहने वाले हैं। और इस समय परिवार में जो है वो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, और एलजी मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि नौकरी दिलाई जाएगी ताकि ये परिवार अपना पालन पोषण जो है वो कर सके। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। शिल्पा शर्मा ने बात की शशि अब्रोल जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन 7 लोगों में थे जिनको जिम्मेदारी इस कंपनी में थी, काम काफ़ी वक्त से कर रहे थे। परिवार जिन पर गम के पहाड़ इस वक्त टूटे हैं, उम्मीद और दुआ कि तमाम लोग इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलें और जो मुलव्विस हैं इस मामले में, इस वाक़े में, वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 5 के पंच में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट।